नहीं देखिए, तौक़ीर रज़ा साहब को ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि वो निंदनीय ही नहीं, कार्रवाई के लायक है। मगर याद रखें कि अगर इस तरह का माहौल आप ख़राब करेंगे तो कितना ही रसूख वाला हो, देश से बड़ा नहीं है। जो हिंसा का सहारा आपने लिया, आप हिंसक हो गए। आपको तो कोई भी बात जो है वो शांतिपूर्वक रखनी चाहिए थी। और मैं एक और जो बहुत अहम बात पूछना चाहता हूँ कि जितने ये भीड़ थी, इस भीड़ में ये बताइए कि ज़्यादातर गरीब लोगों के घरों के बच्चे थे। वो लोग जो लीड करने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, वो कहाँ थे? उनके बच्चे कहाँ थे? अगर उन्हें चिन्हित करके जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनसे रिकवरी होनी चाहिए ताकि आइंदा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। कोई मदरसा गलत जगह पर अगर बना हुआ है तो उससे पहले आप लीगलाइज करिए। और किसी भी जगह कोई मस्जिद, मदरसा, कोई धर्म स्थल तो ऐसी जगह पे बन ही नहीं सकता जिस इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, जिस धर्म को आप, जिस रिलीजन को मानते हैं। क्या उस रिलीजन के अंदर ये कहीं है कि किसी की जगह पर आप जाकर के कोई भी धर्म स्थल तामीर कर लें? जो मदरसा वहाँ संचालित हो रहा था, उसका हमारे शिक्षा, जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उसमें ये रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं था। तो जाहिर बात है, जो पंजीकृत नहीं है वो मान्य ही नहीं होगा। कौन संचालन कर रहे थे उसका, क्या उसमें पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये नियमित तौर से ना ये इसका पंजीकृत था और ना ये लीगली तौर से उसे आप कानूनी तौर से मदरसा कह सकते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा को हटाने गई जब पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला किया गया, आगजनी हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर भी आई। लेकिन इस समय हालात सामान्य हैं। लेकिन इस बीच में जो दंगाई हैं उनको चेतावनी देते हुए सीएम धामी ने कहा है कि किसी भी तरह से उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज खास इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमू कासमी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। मदरसा, जो अवैध मदरसा बना हुआ था, उस पर हटाने के लिए जब टीम जाती है, हमला होता है, इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है कि किसी भी कोई भूमाफिया हो या कोई बाहुबली हो या जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों को कब्जाया है वो हों, और वो कितने रसूख वाले हों, कितने ही वो बाहुबली हों, हम सरकारी 1 इंच ज़मीन भी हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे मदरसों में काम करने का मौका मिल रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसों के बच्चों के लिए जो उनका दृष्टिकोण है वो बिल्कुल वही है जो अन्य पाठशालाओं के छात्र छात्राओं के लिए है। वो चाहते हैं कि मदरसों में बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे भी अभाव की अवस्था से निकल करके मुख्य धारा से जुड़ें और वो इंजीनियर और डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। इतना निष्पक्ष इंसान, शासक, मैं समझता हूँ कि उनके राज्य के अंदर अगर कहीं भी कोई अनियमितताएं होंगी तो उन लोगों को सचेत होना चाहिए जो अनियमितताओं के आदी हो गए हैं या जो सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके उसे अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहते हैं। यही प्रकरण हल्द्वानी के अंदर आता है और हल्द्वानी के अंदर जो लैंड का मामला है, ये डिस्प्यूट तो है ही, उसके साथ साथ हमारा जो मदरसा वहाँ संचालित हो रहा था उसका हमारे शिक्षा, जो हमारा एजुकेशन बोर्ड है, मदरसा एजुकेशन बोर्ड, उसमें ये रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं था। तो जाहिर बात है, जो पंजीकृत नहीं है वो मान्य ही नहीं होगा। कौन संचालन कर रहे थे उसका, क्या उसमें पढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये नियमित तौर से ना ये इसका पंजीकृत था और ना ये लीगली तौर से उसे आप कानूनी तौर से मदरसा कह सकते हैं। अब लैंड का मामला ये आ जाता है कि नगर निगम की वो लैंड है, उस पे हाई कोर्ट ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं दी। तो जाहिर बात है कि अधिकारियों ने उस पर जो कुछ किया वो आप सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्य सचिव आदरणीय हमारे राधा रतूड़ी जी, जो एक हमारे प्रदेश की, उत्तराखंड की पहली चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अब सारे तथ्य जो हैं वो सामने आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी के लिए भी अहितकारी नहीं है। लोगों को संयम रखना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में प्रशासन का साथ देना चाहिए। मेरी
अभी भी मैं डीएम साहिबा से बात करके आ रहा हूँ। एक महिला बहुत सक्षम और बड़ी कोमल हमारी ज़िला अधिकारी महोदया हैं, और एज ए महिला कि उन्होंने बहुत कम समय में जो कंट्रोल किया है वो अपनी मिसाल है। और मैं हल्द्वानी की जनता से, वहाँ के समझदार लोगों से, वहाँ के इंटेलेक्चुअल से, वहाँ के धार्मिक लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे राज्य की गरिमा पर, उसकी प्रतिष्ठा पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगे। इसलिए कि देवभूमि बहुत अपने स्वभाव के लिए जानी जाती है, आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, और ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा करती है जो ये हुआ है अब ये आगे नहीं होना चाहिए। और लोगों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि हम किसी एक डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, हम अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, तो हमें अपनी मर्यादाओं से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा, समस्त जनता से, कि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विश्वास जो एक मूल मंत्र है, और वसुधैव कुटुंबकम जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के मौके पर जो एक बात की है, तमाम विश्व के नेताओं के सामने, आज सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, हमें रेस्पेक्ट्स की नज़र से देख रहा है। तो हम देशवासियों का, 140 करोड़ देशवासियों के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब एक एड्रेस करके कहते हैं कि मैं 140 करोड़ का सेवक हूँ, तो 140 करोड़ की जनता का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि हम सबको अपने देश की गरिमा को, उसकी प्रतिष्ठा को हमें सर्वोपरि रखना चाहिए। और ये सर्वोपरि अगर आप नहीं रखेंगे तो दुनिया में ऐसे लोगों की इज़्ज़त नहीं होती है जो बिखरे हुए होते हैं। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी ज़रूरतें तो एक हैं, और सारे धर्म खुशबू की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो धर्म है उसका, उनके मानने वालों को उसका अनुसरण करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और अगर इस्लाम का वो अनुसरण करेंगे, उस पर ऊपर अमल करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तौक़ीर रज़ा साहब के फिर ये शब्द नहीं होने चाहिए। जिस तरह से उन्होंने माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, मैं उनकी इस पे निंदा करता हूँ। और सारे मुसलमानों के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ कि आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। कासिम साहब, हल्द्वानी मामले में जहां शांति की अपील चारों तरफ लोग कर रहे हैं, ऐसे समय में तौक़ीर रज़ा का भड़काऊ बयान देना क्या संकेत करता है? नहीं, देखिए, तौक़ीर रज़ा साहब को ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि वो निंदनीय ही नहीं, कार्रवाई के लायक है। और ये सरकार की बहुत सूझबूझ की बात है कि वो ऐसे मौके पर उनके ख़िलाफ़ फिर भी कोई दंडात्मक कार्रवाई अभी नहीं हुई है। मगर याद रखें कि अगर इस तरह का माहौल आप ख़राब करेंगे तो कितना ही रसूख वाला हो, देश से बड़ा नहीं है। आप मुसलमानों की हमदर्दी की बात कर रहे हैं, आप बिल्डोज़र चलने की बात कर रहे हैं। मैंने ये बात कही है कि किसी भी लीगल जगह पर आज तक प्रदेश की सरकार हो, हमारे राज्य की सरकार हो, या कोई भी सरकारें हों, अलग अलग सरकारें हों, किसी जगह कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर इलीगल पे कार्रवाई होगी तो ये तो होनी चाहिए। और आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप देश को? ये देश संविधान से चलता है। आपकी किसी आपके कृत्य से या किसी उस पर ये संज्ञान नहीं लिया जाएगा, और आप मुसलमानों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। और यही वजह है कि मैं आज आप ये बात कहने में हक़ बजानिब हूँ कि 415 हमारे मदरसे रजिस्टर्ड हैं। मैं सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने तमाम मदरसों को पंजीकृत कराइए, उन मानकों को पूरा करिए। NCERT का जो पाठ्यक्रम है हमने उसमें लागू किया है, ताकि आप अपनी धार्मिक चीज़ों को खूब पढ़ाइए। कोई मना नहीं कर रहा है आपसे, उन पर खूब मेहनत कीजिए, मगर उसके साथ एक गुणवत्तापूर्वक जो एजुकेशन का हम एजेंडा लेके चले हैं, ताकि हमारे बच्चे आने वाले दिनों के अंदर, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे किसी भी संस्थान से पीछे ना रहें, और वो इंजीनियर और डॉक्टर बने, IAS और IPS बने, और मुख्तलिफ मैदानों में जाकर के वो काम करें। और उनकी सारी चीज़ों के लिए ये सरकार प्रयासरत है। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्हीं के विज़न को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो सबके साथ बराबर जो है वो उनका किसी भी योजनाओं के अंदर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आप उठा के देख लीजिए। अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर से बताना चाहता हूं कि मैं अपने भ्रमण के दौरान हम ग्रास रूट पे जा रहे हैं। हम लोगों से पूछते हैं कि भाई बताओ, मैं 2 बातें पूछता हूं। एक तो ये कि RSS के बारे में पूछता हूं कि आप बताइए कि RSS के किस नेता ने आपको कोई नुकसान दिया, या RSS के बारे में आप क्या जानते हैं, या BJP के बारे में क्या जानते हैं। तो एक आदमी भी कोई उठ करके नहीं कहता है कि हम RSS ने हमें कोई नुकसान किया। बल्कि जब मैंने एक नौजवान से पूछा कि अच्छा इसकी किसी एक योजना के बारे में बताइए, तो वो कहते हैं कि सर, एक बच्चा उठता है और वो कहता है कि सर मेरी माँ
को पैरालाइज हुआ, हमारे पास आयुष कार्ड ना होता, आयुष्मान कार्ड, तो हमारे पास हमारी माँ नहीं होती। यानी एक सस्ता और सुलभ इलाज, उज्ज्वला योजना है या खाद्य सामग्री है या कच्चे मकानों का पक्का बनना है, किसी भी जगह कहीं कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर तौकीर रज़ा जैसे लोगों को ये बातें करने का कहाँ से अधिकार मिल जाता है। और आप कोर्ट को भी आप खींचते हैं, आप शासन और प्रशासन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समझदारी की बात नहीं है। मुसलमानों को चाहिए कि इसका संज्ञान न लें और अपने बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ें, अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को मर्यादित रखें। ये देश बहुत अनेकता में एकता और सर्वधर्म संभव का देश है। हम आपस में एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, हमने आज तक यही देखा है। मैं ये बात कह सकता हूँ अपने 37 साल के सार्वजनिक जीवन के अंदर कि हमें किसी भी जगह ना हमें अपमान से गुजरना पड़ा है और ना ही किसी ने हमसे ऐसा कोई कृत्य किया है कि जिससे हमें लगे कि हम 2 नंबर के शहरी हैं। ऐसा नहीं है। आप हम सब एक ही नंबर के लोग हैं। अपने बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें एजुकेशन दीजिए और अपने जो मोहल्लों का माहौल है उसे अच्छा करिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने में शासन और प्रशासन का साथ दीजिए। मैं समझता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों के अंदर ये मदरसों के अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं ये इंजीनियर और डॉक्टर बनकर निकलेंगे। ये विज़न भी सरकार का है और हमारे प्रधानमंत्री ने तो अनेकों बार कहा है कि हम मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, लैपटॉप देखना चाहते हैं। तो आप बताइए, ये सरकार हमारी है, ना ये मुग़लों की है, ना ये अंग्रेज़ों की है। हमारा मुग़लों से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा अंग्रेज़ों से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, हम जो इस देश में रहते हैं, हमारा DNA एक है और उस DNA एक की बात हमेशा जो है शीर्ष नेतृत्व करता रहा है। मैं आदरणीय मोहन भागवत जी का भी इस मौके पर एक हवाला देना चाहूँगा कि उन्होंने अनेकों बार कहा है कि हमारा DNA एक है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा ईश्वर भी एक है। तो जाहिर बात है कि इस तमाम ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस सृष्टि की रचना रचने वाला वो तो एक ही है। मैं तो इसे हमेशा ये बात कहता हूँ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन वादहु ला शरीक वन गॉड विदाउट सेकंड अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे एक ही नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से जांच अभी तक की इस हल्द्वानी घटना में सामने आई है कि किस हिसाब से पेट्रोल बम वहाँ पर फेंके गए, किस हिसाब से पुलिस प्रशासन के निशाना बनाया, अचानक से 10,000 से ज़्यादा दंगाइयों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आपको लगता है कि ये सब सुनियोजित था? देखिए, मैं इस मौके पे मुझे एक बात बहुत ही आ रही है कि मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, उनसे सवाल भी है मेरा कि, और उनसे सवाल का मैं जवाब नहीं ले रहा हूँ, उस सवाल को, अपने जवाब को अपने पास रख के सोचें ज़रूर कि आप ये बताइए कि क्या जब ये 10,000 या 5,000 की भीड़ आती है और पेट्रोल बम जो है वो पुलिस के ऊपर ये फेंकते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि आप सरकार को ख़त्म कर देंगे? कौन सी आपकी ऐसी चीज़ थी कि आपने 100 से ज़ायद जो है वो पुलिस वालों को एक मेजर इंजरी हुई? आप बताइए, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें पुरुष भी थे, मीडिया के लोग भी थे। आप ये बताइए कि ये अधिकार आपको किसने दिया था डेमोक्रेसी के अंदर कि आपको जो है वो हिंसा का सहारा आपने लिया, आप हिंसक हो गए। आपको तो कोई भी बात जो है वो शांतिपूर्वक रखनी चाहिए थी। और मैं एक और जो बहुत अहम बात पूछना चाहता हूँ कि जितने ये भीड़ थी, इस भीड़ में ये बताइए कि ज़्यादातर गरीब लोगों के घरों के बच्चे थे। वो लोग जो लीड करने वाले लोग हैं, जो नेता हैं, वो कहाँ थे? उनके बच्चे कहाँ थे? अरे उनके, आप इतना तो पहचानो मुसलमानों, अगर माना मैंने कि आप कम पढ़े लिखे हो, माना कि आपके पास संसाधन कम है, माना मैंने आपसे कि आपकी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, मगर क्या आपके पास बुद्धि नहीं है? क्या आप नहीं समझ रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र है? आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको सोची समझी साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है? अरे तरीक़ा तो ये होना चाहिए था कि ये लोग एहतजाज करते और अपनी बात को कह कर के वहाँ, अगर आपकी बात जो है वो नगर निगम नहीं मान रहा है तो आपको कलेक्टर के पास जाना था, कलेक्टर के बाद आपको कमिश्नर के पास जाना था, कमिश्नर भी अगर आपकी बात नहीं मान रहा था तो फिर आपको जो है वो प्रदेश सरकार के पास जाना था। आपने ये तरीके क्यों नहीं अपनाए? और आपने अपने बच्चों को ऐसी जगह झोंक दिया कि अब आप जो मुकदमे होंगे, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, आप उसे झेलेंगे और नतीजा क्या होगा कि इनके दो फ़ायदे हैं उसमें। उधर तो आपके अंदर असंतुष्टि, यानी आप संतुष्ट नहीं होंगे तो ये उनकी संतुष्टि का मामला है, उन्हें फ़ायदा है, उनकी दुकानदारी चलेगी। अरे आप उनका हथियार क्यों बन रहे हो? ऐसा काम क्यों कर रहे हो? भाई, एक मस्जिद, अगर कोई मदरसा गलत जगह पर अगर बना हुआ है तो उससे पहले आप लीगलाइज़ करिए।
और किसी भी जगह कोई मस्जिद, मदरसा, कोई धर्म स्थल तो ऐसी जगह पे बन ही नहीं सकता जिस इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, जिस धर्म को आप, जिस रिलीजन को मानते हैं। क्या उस रिलीजन के अंदर ये कहीं है कि किसी की जगह पर आप जाकर के कोई भी धर्म स्थल तामीर कर लें? सरकार की ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ आप नहीं बना सकते। आप इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप शरीयत को मानते हैं, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, या जो भी जिस धर्म को फॉलो करता है, उन्हें चाहिए। मैं तो उत्तराखंड, समूचे उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहूँगा, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हैं, अगर उन्होंने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर रखा तो वो स्वतः ही छोड़ें, इसलिए कि ये सरकार, इस पर आपका अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि बाद लोग कहते हैं कि साहब वहाँ जो है वो मज़ारों को तोड़ दिया। अरे भाई, मज़ारों पे जाने वाले सबसे ज़्यादा तो हिंदू होते हैं। हाँ, जो आपने कारोबार किया, महंगी ज़मीन के ऊपर आपने उठाया और वहाँ एक समाधि बना दी, यानी मज़ार बना दिया, और वहाँ आपने जो है वो अपना चादर चढ़ाने शुरू कर दी, तो हर जगह तो ये काम नहीं चलेगा। ये तो कहीं इस्लाम की दृष्टि से अगर ये कहीं जायज़ हो तो आप बता दीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार जो है वो किसी के भी धर्म का अपमान नहीं करती है, सबका सम्मान करती है, और यही उत्तराखंड की हमारी सरकार सबको साथ लेके चल रही है। तो मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा, तौक़ीर रज़ा साहब हों या और कोई लोग हों, कि आप इस सरकार को और मुल्क को नुकसान तो पहुँचा सकते हैं, मगर इसका बाल बेंका नहीं कर सकते। आपको अपने आप को या तो संविधान के दायरे में आप आकर के अपनी बात करिए। अगर आप इस तरह के भड़काने की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो जनता है वो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। उस जनता को जो भीड़ पता नहीं किस किस बहाने से बुलाते हैं, और मुसलमानों से फिर सीधी अपील करना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्य को पहचानें और इन लोगों की जो साजिशें हैं उसे भी आप सामने रखें। आपके बच्चे हैं, आगे आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है। अगर आप ऐसी जगह इनके इस्तेमाल को आप भेज देंगे, वो पत्थरबाजी करेंगे, तो जाहिर बात है कि शासन प्रशासन अपना काम करेगा, अदालतें अपना काम करेंगी, और आपको ये महसूस होगा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो पहले अपने आप को अपने गिरेबान के अंदर झाँकें कि हम क्या कर रहे हैं। अपने मज़हब का, अब जो आपका धर्म है जो वो बताता है उसका आप पालन करें। आपकी किसी पूजा पद्धति के ऊपर, किसी भी धार्मिक आपके अनुष्ठान के ऊपर इस देश के अंदर जो स्वतंत्रता है वो कायम है और कायम रहेगी। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, सख्त लहजे में कहा है कि दंगाई है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, और दूसरा कि संपत्ति जो भी नुकसान हुई है, जो भी सरकारी संपत्ति को क्षति हुई है, उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाए, आपको लगता है कि योगी सरकार की तर्ज पर दंगाइयों को सबक सिखाने की ज़रूरत है? और क्या इलाज है, बेहतर इलाज क्या है? नहीं, देखिए, उसका इलाज यही है कि जो जितना, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये तो न्याय संगत बात है, और न्याय संगत यूँ है कि अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हैं तो फिर आगे के लिए एक नज़ीर बनेगी, और फिर दूसरे आपको भी ये एहसास होगा कि भाई इसका ये सज़ा भी हो सकती है। बिल्कुल मैं समझता हूँ, अगर उन्हें चिन्हित करके जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है उनसे रिकवरी होनी चाहिए, ताकि आइंदा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहे। लोगों के अंदर यही तो होता है कि लोगों के अंदर डर होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। 302 इसलिए है कि अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो आपके ऊपर 302 लागू होगी। 307 अगर किसी को आप मारेंगे तो आपके ऊपर वो लागू होगी। ऐसा नहीं है कि 302 और 307 हर एक आदमी के पीछे घूम रही है। तो इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये होना चाहिए, और इसके ऊपर बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये स्टेटमेंट बहुत न्याय संगत है, और ये बिल्कुल एक ऐसा कि एक राज्य को एक आदर्श राज्य स्थापित करने की तरफ एक अहम कदम है। इसलिए कि जिस राज्य के अंदर हम रहते हैं उस राज्य के कानून का 100% पालन करना चाहिए।